ऐसे आके एक और उदाहरण देखते हैं। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी का पति अर्थात रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, उसकी प्रिया अर्थात उसकी प्रिया कौन है? निंद्रा, क्योंकि वो पूरे दिन सोता ही रहता है, उन्होंने निद्रासन मांग लिया था। एक और उदाहरण देखते हैं इसमें। सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पुगो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माए। नेक्स्ट है, इस पद में प्रयुक्त सारंग शब्द के विभिन्न सहज अर्थ ध्यान में नहीं आते। सारंग का अर्थ होता है गड़ा, दूसरा होता है सुंदरी, तीसरा होता है बादल और या वर्षा, चौथा होता है धोती या वस्त्र, पांचवा गड़ा और छठी बार सारंग आया तो उसका होता है वापस सुंदरी और सातवीं बार सरोवर। तो क्या क्या नायिका ने धोती को भीगने से बचाने के लिए, जैसे वो सारंग को देखती है, बादल को देखती है कि अब बारिश होने वाली है, तो उसने सारंग के अंदर अपने सारंग को दिया था, धोती को घड़े के अंदर डाल दिया और स्वयं सारंग यानी सरोवर के अंदर चली गई। नेक्स्ट है, अजा सहेलिता रिपु जननी भरतार, ताके सुत के मीत को सुमीरो बारंबार। ये मीत कौन? श्री कृष्ण या कृष्ण अर्थ अस्पष्ट है, जिससे पाने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अब कौन सा दोष है? अब आगे देखते हैं हम ग्राम्य दोष, यानी जिसमें भाषा कैसी ग्रामीण भाषा होती है। और ये जो भी उदाहरण दिखे आगे के, ये सब थे क्लिष्ट दोष के। क्लिष्ट दोष का अर्थ होता है कि जब भी सहज समझ में न आए या माथापच्ची करनी पड़े किसी भी शब्द को समझने के लिए, वही क्या होता है? वही क्लिष्ट दोष होता है। अब पांचवा है ग्राम्य दोष। ग्राम्य दोष में क्या होता है कि भाषा गंवारू होती है एकदम से। जैसे जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृत सूचक शब्दों को या गंवारू शब्दों का अपन प्रयोग करते, तो वहाँ पे क्या वाक्य में गंवारू भाव आ जाता है, तो वहाँ पे वो ग्राम्य दोष माना जाता है शास्त्र का। उदाहरण के लिए देखते हैं, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। इसमें मूड शब्द कैसा लग रहा है? एकदम से ग्रामीण शब्द लगता है। इसके मूड की जगह में क्या होना चाहिए? मुख होना चाहिए या सर होना चाहिए, जिससे कि अच्छा या वाक्य अच्छा सा लगे। शिष्ट साहित्य नहीं होता है इसका मतलब होता है मचक मचक मत चलो। एक और उदाहरण देखते हैं। या मचक मचक क्या होता है? मचक मचक की जगह अपन क्या ले सकते हैं? मटक मटक ले सकते हैं, तो ये अच्छा से शब्द ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ना आऊँ। अब द्वार क्या होता है? द्वार की जगह क्या होना चाहिए? हमें द्वार होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ग्रामीण भाषा का बोलचाल का वर्ड है? गाँवों में ऐसे ही बोलते हैं द्वार पे कोई आया है, लेकिन वैसे शिष्ट भाषा क्या होती है? द्वार होती है। जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए तो ब्रीडा अथवा हमारे को लज्जा आती है, खुद को बुरा लगता है, या जुजुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो जाता है। जब वाक्य के बाद ब्रीडा या जुजुप्सा या अमंगल का व्यंजक होता है, अमंगल यानी जो अपने कोई अच्छा नहीं लगता है, बोलने में वो जो शब्द अच्छे नहीं लगते, उसको हम बोलते हैं जुजुप्सा या अमंगल वर्ड, जिसमें ग्राम्य दोष लगता है। इसे अश्लील दोष भी बोल सकते हैं। इसमें एक और वर्ड भी आता है, अश्लील वर्ड भी होते हैं। कुछ तो बोलने में ग्रामीण लगते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम कहने का अर्थ तो अलग होता है, लेकिन उनका दूसरा अर्थ अश्लील शब्दों से भी लगाया जा सकता है। जैसे कि दोष में शब्द वाक्य के प्राय दो अर्थ होते हैं। एक वाच्य अर्थ जो सीधा समझ में आ जाए, और दूसरा व्यंग्य अर्थ जो ध्वनित होता है, जिसको कि अपन अनुमान से समझ सकते हैं। अर्थ इसको हम ब्रीडा या दुगुप्सा या अमंगल बोधक भी कहते हैं। अब जैसे ब्रीडा अश्लील है, ब्रीडा शब्द क्या अश्लील है, जुगुप्सा अश्लील में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो सभ्य शिष्ट समाज में नहीं बोले जाते या बोलने योग्य नहीं होते, उनको तो हम अश्लील वर्ड बोलेंगे। जैसे रहते चूते में मजदूर, या चूते शब्द का अर्थ भी अश्लील है। जूते का अर्थ वैसे तो होता है कि वो अपने आशियाना में रहते, लेकिन ऐसे बहुत अश्लील वर्ड है ये। जुगुप्सा व्यंजक, जुगुप्सा में क्या होता है? रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद है। अभी अंगद का पाद का अर्थ तो होता है पैर होता है, लेकिन दूसरा अर्थ भी अपन पाद से लगाते हैं, जो आपको पता ही होगा।
पात का अर्थ व्यंग्यार्थ में अपन कैसे अपान वायु, ये अपन्य वायु या गंदी वायु को बोलते अपन पात। उड़कर धूल पड़ी आँखों में, दे वायु प्रिया ने सहलाया। अब जैसे अगर आँखों में कुछ धूल पड़ी है तो वायु कैसे देती है प्रिया। एक बार तो होता है वो फूंक मारती है आँख में तो कुछ भी निकल जाता है, लेकिन दूसरा अर्थ क्या लगाता है कि प्रिया ने क्या वायु दी है, वायु दो तरफ से निकलती है। इसका एक दूसरा अर्थ भी अपन लगा सकते हैं। ये वायु देने का अर्थ फूंक देना होता है, देखिए, जिससे उसका अर्थ अपान वायु निकालना भी हो सकता है। दूसरे अर्थ में ये शब्द जुजुप्सा व्यंजक है। पता चलता है ये अमंगल शब्द है, गलत वर्ड है, बोलने में भी शर्म आती है। अमंगल व्यंजक अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया। जिससे पाया शब्द में क्या होता है, मर गया अर्थ होता है। पाना यानी मरना, ये ध्वनित होता है, अर्थात अमंगल शब्द इसमें ध्वनित होता है। अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया, अभिप्रेतित यानी ऐसा पद जो कोई नहीं ले सकता, वो प्रिया ने पाया, अर्थात मौत भी हो सकती है। अच्छे से भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, पाया शब्द में मर गया अर्थ है, ध्वनित होता है, अर्थात ये क्या अमंगल शब्द ध्वनित होता है। नेक्स्ट 2 से न्यून पदत्व। न्यून पदत्व का होता है कि जितना वाक्य बोला जाना चाहिए, जितने शब्द होने चाहिए वाक्य में, उससे कुछ कम शब्दों की न्यूनता पाई जाती है कम शब्द में, यानी 2 से 3 शब्द जो होने चाहिए वो गायब कर दिए जाते हैं बीच में से, उसे न्यून पदत्व दोष कहा जाता है। जब वाक्य में अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग न किया जाए, शब्दों की न्यूनता होती है, शब्दों की कमी पाई जाती है, इसी कारण क्या कौन सा दोष होगा, न्यून पदत्व दोष। जैसे सर लीन साग पर गाऊं, परा खड़क जनु परा निहाऊं। इसमें अभिप्रेत अर्थ क्या, खड़ग साग पर इस प्रकार पड़ा है मानो निहाई पर पड़ा हो, अरहन पर या किसी शरीर पर पड़ा हो, या निहाऊं के आगे ऊपर का वाचक शब्द नहीं है, यानी निहाऊं के आगे का कोई वाचक शब्द होना चाहिए जिससे कि इस पूरे का अर्थ अपन को समझ में आए। कोई शब्द अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है, उसके न होने से ठीक अर्थ नहीं समझा जा सकता, फिर भी उसका प्रयोग कवि ने नहीं किया है, क्योंकि जब तक ये इसका ये है तो इसमें समझ में ही नहीं आ रहा अपने को कि सरजे लिन साग पर खाऊं, परा खड़क जनु परा निहाऊं। इसका अर्थ तो अच्छे से होना चाहिए कि खड़ग है जो सिर के पास में खड़ा है, पड़ा है, जनु परा निहाऊं, और उसको जननी उसको निहार रही है, लेकिन इसमें आधा अधूरा दिया जिससे अपने को समझ में भी नहीं आ रहा है कोई भी अर्थ। अर्थात इसमें क्या है, इसमें शब्द न्यूनत्व यानी कम शब्द है, जितने शब्दों का प्रयोग होना चाहिए उससे बहुत कम शब्दों को इसमें बताया गया। अन्य उदाहरण और देख लेते, जैसे उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी। अब इसमें प्रीति परीक्षा तिहुन की बेर बीती क्रम जानी। उत्तम मध्यम अधम तीनों जनों की प्रीति क्रम से कैसे होती है, जैसे उत्तम लोग कैसे होते पत्थर के जैसे, नीच लोग मध्यम लोग होते रेत की जैसे, और नीच लोग होते जल के जैसे। इसी तरह उनका बैर कैसा, बैर इसके विपरीत होता है, यानी नीच लोगों का बैर कैसा होता है, पत्थर के जैसा होता है, मध्यम लोगों का रेत के जैसा होता है, और उत्तम लोगों का बैर होता है किसी से दुश्मनी, वो जल के समान होती है, अर्थात वो उसे भूल जाता है। और जो नीच लोग होते हैं वो बदला लेने के लिए ही हमेशा उतारू रहते हैं। नेक्स्ट, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु ज्यों त्यों साधु। अब जैसे पानी का भी बहुत सारे अर्थ होते हैं यहाँ पे, जल अग्नि पवन और राजा, जैसे बुरे के साथ वैसे ही भले के साथ बरतते हैं। असाधु को और साधु के आगे प्रति या साथ कैसा कोई शब्द अर्थ समझने के लिए आवश्यक है, पर उसका प्रयोग हुआ ही नहीं है, केवल ये आधा अधूरा दे दिया अपने को। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, अर्थात इसके अर्थ को अच्छे से समझाया भी नहीं गया है। इस जो वाक्य है इसमें आधे अधूरे शब्द दे रखे हैं,
इससे इसके नीचे एक और लाइन बन सकती थी इससे, तो उससे पूरा शब्द आते तो हमारे को ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। तो वहाँ क्या न्यून पदत्व दोष था। अब ये पढ़ते आगे अधिक पदत्व दोष, यानी एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिए गए। एक शब्द से की आवश्यकता होती है, वहाँ 2 या 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिसका अर्थ एक ही होता है, उसे बोलते हैं अधिक पदत्व दोष। मन मेरा स्फटिक का करती, निर्मल रहे सदा गुरुदेव। अब यहाँ स्फटिकाकृति और निर्मल दोनों का अर्थ एक ही होता है, शुद्ध और निर्मल ही होता है। दोनों की जगह एक अगर रख दिया जाता तो भी हमारे को वाक्य अच्छे से समझ में आ जाता। जैसे देखो, स्फटिकाकृति निर्मल का अर्थ स्फटिक मणि के समान निर्मल, अर्थात दोनों का अर्थ निर्मल ही हुआ। इस अर्थ को देखने के लिए स्फटिक निर्म शब्द ही पर्याप्त है, केवल स्फटिक ही है, स्फटिकाकृति नहीं। स्फटिक का मतलब निर्मल ही होता है, यानी मणि कैसी होती है, एकदम निर्मल होती है। अतः आकृति शब्द क्या, इसके पीछे आकृति लगा दिया गया। आकृति अनावश्यक शब्द है, इसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो लिपटी पुहुप पराग में सनी दे सनी शेद मकरद, यहाँ पुहुप शब्द अधिक है क्योंकि पराग और पुहुप का अर्थ भी पुष्प होता है और पराग का अर्थ भी पुष्प ही होता है। अतः प शब्द की अधिकता है इसमें पाया गया। तो यहाँ क्या अधिक शब्दत्व दोष, यानी एक जितने शब्दों की आवश्यकता उससे ज़्यादा शब्द इसमें जोड़ दिए गए। और देखते नेक्स्ट पढ़ते अकर्मत्व दोष, यानी क्रम से, जैसे कि अपन को देखते शब्द से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या अच्छे से क्रम नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे से क्रम है। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो तो कौन सा अक्रमत्व दोष पाया जाता है। जैसे उदाहरण देखते, एक अमानुषी भूमि अबानरी करो। अब भूमि को मनुष्य और बानरों से हीन कर दूंगा। यहाँ पे अमानुषी शब्द भूमि से पूर्व यानी पहले आना चाहिए, किंतु पीछे आया। सॉरी, ये भूमि अमानुषी भूमि शब्द भूमि के पूर्व नहीं किंतु पीछे आना चाहिए। तो क्या होगा, अमानुषी भूमि अबानरी करो, अन्यथा ये अर्थ निकलेगा मनुष्य इन भूमि को बानरों से हीन कर दो। या फिर इसका सही अर्थ क्या होता था, सही अर्थ होता था भूमि को अमानुषी और अबानरी करो, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन इसमें अर्थ के बताया क्या गया, अमानुषी भूमि अबानरी करो। तो ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, इसमें क्रम उल्टा सुल्टा दे रखा है इसमें, तो यहाँ अकर्मत्व दोष हो गया। नेक्स्ट, जैसे सीता जी रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु शब्द की हृदयावली भोपाल। यहाँ की विभक्ति प्रत्यय भोपाल शब्द के बाद आना चाहिए था। भोपाल शब्द के बाद में आता है भोपाल यानी भगवान या राजा। हृदयावली, हृदय की अवली, तो हृदयावली नहीं होता था। अपने हृदय के राजा को सीता जी ने क्या पहनाया, कमल की माला पहनाई। तो ये अकर्मत्व दोष आ गया यहाँ भी। थी सरों में अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मुरली का पति राधिका की। अभी क्या हो गया इसमें, थी सरों में अधिक मंजुल मुग्धकारी, यानी सभी में बहुत ही अच्छी और मुक्त मन को मुक्त करने वाली थी। जादू भरी मुरली का पति राधिका की। जादू भरी मुरली किसके, राधिका पति रहे। पहले क्या आना चाहिए, तो यहाँ पति राधिका नहीं आना चाहिए, राधिका पति अर्थात कृष्ण। आगे और देखते हैं, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। या जननी हरि शब्द में हरि शब्द जननी के पूर्व होना चाहिए था। जैसे राधा हरि की जननी यशोदा को घंटों गोद में लेकर बैठती है, तो यहाँ क्या लिखा है, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। तो गोद में बैठती थी। यहाँ जननी हरि शब्द में हरि शब्द जननी के पूर्व ही होना चाहिए था, लेकिन राधा हरि की जननी यशोदा को घंटों लोग गोद में लेके बैठती थी। नेक्स्ट इसमें टिप्पणियाँ, संस्कृत के साहित्यकारों में अक्रम दोष केवल निपात अवयव शब्दों में ही पाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किस में पाया जाता है अक्रम दोष, केवल निपात में ही पाया जाता है। ये
अनुचित क्रम में ही माना है, जैसे ऊपर उदाहरण में हमने देखे, उदाहरण 2 में। अब दुष्कर्मत्व यानी गलत शब्दों का यूज किया जाना। अकर्मत्व में तो आगे पीछे शब्दों का होना। दुष्कर्मत्व दोष में क्या होता है? गलत शब्द, जब क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो। अब जैसे कि बहुवचन है, वहाँ एक वचन का प्रयोग कर दिया गया, कौन सा कहाँ प्रत्यय लगना था, कौन सा लगा दिया, या वचन के अनुसार पर जो है व्यक्ति तो नहीं रख सके, तो वो क्या हो गया? ये दुष्कर्मत्व दोष पाया जाता है। जिस उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। और इसमें मारुत नंदन क्या? मारुत नंदन हनुमान जी से लिया गया, और खगराज का वेग जलाया या लजाया। खगराज के वेग को कैसे लजाया जाता है? यानी खग का वेग और मन की गति, इन तीनों के कंपेयर किया, क्योंकि सबसे तेज कौन है? मन की गति। मन एक ही सेकंड में कहीं भी पहुंच सकता है। खगराज की गति को क्यों लजा रहा है? मन की गति, क्योंकि मन की गति से तेज कोई भी गति होती नहीं है। इसीलिए खग की तो कितनी तेज गति हो, लेकिन मन की गति से तेज कोई गति नहीं पाई जाती, इसलिए खगराज क्या? लज्जा जाते। अतः खगराज यानी गरुड़। गरुड़ का वेग मारुत, मारुत यानी पवन, जो हवा चलती है, इससे भी अधिक है। पवन के चलने से भी गरुड़ तेज दौड़ता है, उड़ता है, पर मन से कम होता है, क्योंकि मन तो एक ही मिनट में हजारों किलोमीटर दूर जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है कि भाई यहाँ हम कहीं याद करें, यहाँ से विदेशों में जा सकता है 1 सेकेंड में। लेकिन गरुड़ की गति वहाँ हालांकि बहुत तेज़ गरुड़ की गति होती है, पवन से भी तेज़, हवाओं से भी तेज़ गति मानी गई है, लेकिन फिर भी ये मन की गति से तो कम ही है। अतः खगराज का उल्लेख मन के पूर्व होना चाहिए था, अन्यथा मन के वेग को लज्जित कर दिया तो फिर खगराज के वेग का उल्लेख व्यर्थ है। यहाँ देखिए, मारुत को मन को खगराज, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। या क्या? खगराज बाद में आना चाहिए था, पहले आने की जगह, तब ये सही होता दोहा। जैसे राजन देहे तुरंग मोही अथवा देहूँ मतंग, या मतंग को तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है, तो क्या तुरंग के पहले क्या आना चाहिए था? मतंग आना चाहिए था। इसीलिए यहाँ क्या हो? दुष्कर्मत्व दोष है, यानी क्रम सही नहीं है, उसके शब्दों का सही से प्रयोग नहीं किया गया। जो तुरंग नहीं देगा वो कौन? मतंग देगा, क्योंकि मतंग है जो तुरंग से भी श्रेष्ठ होता है। तुरंग का अर्थ होता है हिरण, और मतंग का अर्थ होता है वो हाथी। अब पुनरुक्त, पुनरुक्त यानी जैसे शब्द से अपन को पता चलता, पुनरुक्त यानी बार बार आने वाला अर्थ, पुनरावृत्ति होती है किसी शब्द की, उसको पुनरुक्त दोष कहा जाता है काव्य में। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब वही बात दूसरे शब्दों में फिर कही जाए। दृश्य बड़ा या रम्य, मंजू सुंदर मनमोहन, ये उदाहरण है। जैसे रम्य, मंजू, सुंदर, इन तीनों का और मनमोहन, इन सबका अर्थ क्या? एक ही होता है, यानी जो मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला। यह मंजू, सुंदर और मनमोहन आवश्यक है, क्योंकि ये रम्य शब्द के अर्थ ही है, अर्थात इसकी पुनरुक्ति हुई है, यानी बार बार ये जिस अर्थ को समझना है, समझने के लिए एक शब्द की आवश्यकता है, वहाँ 2 से 3 बार ये शब्द आ गए हैं। शब्द हालांकि अलग है, लेकिन उनका अर्थ एक ही है, तो क्या उसका दोष हुआ? शास्त्र में ये पुनरुक्त दोष पाया गया। नेक्स्ट है मूर्छी पड़ी सुधी नहीं। मूर्छी पड़ी यानी मूर्छित होना, या सुधी नहीं होना, होश में नहीं होना, दोनों का अर्थ क्या? एक ही होता है। लेकिन यहाँ क्या? मूर्छित होना और शुद्ध होश में नहीं होना, दोनों का अर्थ क्या? एक होता है। अतः यहाँ अर्थ की क्या? पुनरुक्ति हुई है, एक ही शब्द से काम चल जाता है। लेकिन यहाँ 2 शब्द अलग अलग देने के बाद भी दोनों का अर्थ एक होने से ये अलग है, इसमें पुनरुक्ति दोष पाया गया। जैसे कोमल कथन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल कथन और मधुर वचन का अर्थ भी एक ही होता है। मधुर वचन मन को अच्छे लगने वाले, और कोमल का अर्थ भी जो सॉफ्ट शब्द होते हैं, अच्छे शब्द, क्रूर वर्ड नहीं होते, वो हमारे मन को अच्छे लगते हैं। टिप्पणी कितने इसके बारे में पढ़ते हैं, किंतु कई बार शब्द की पुनरुक्ति काव्य की शोभा वृद्धि भी करते हैं। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
में कारक भी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो दोष ही बना रहता है। कई बार कोई शब्द की पुनरुक्ति नहीं आए तो वो वाक्य अच्छे ही नहीं लगता। उसमें वहाँ पे क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया जाता है। अगर जहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है वहाँ से अगर हम सेम अर्थ वाले दो शब्दों में से एक शब्द को हटा देंगे तो वहाँ क्या काव्य की शोभा ही नष्ट हो जाती है। अब 12वां दोष कौन सा है? हतव्रंत दोष, छदोभंग। इसमें क्या छद को भंग कर दिया जाता है। यानी छद में जितनी मात्रा होनी चाहिए, कितनी मात्राओं पे यति लगती है, कितनी पे गति लगती है, उसके अकॉर्डिंग ना होकर के या तो एक फर्स्ट लाइन में ज़्यादा बरोबर ही दे दी होंगी, जैसे 7 और 5 पे लगती है तो 7 और 5 पर ही यति लगती है। ये वो सेकंड वाले जो स्टेप होता है उसमें 7 और 3 पे लगा देंगे तो इस तरह से क्या हत्र छद ही भंग हो जाता है। जो छद होना चाहिए वो छद नहीं पाया जाता है। जैसे देखते जब छद के नियमों का पालन नहीं किया जाए या छद के नियम मात्राओं या वर्णों की संख्या या गणों की व्यवस्था नियम के अनुसार नहीं होता है, वहाँ कौन सा हतव्रत या छदोभंग दोष पाया जाता है। जैसे पति भंग होता है या पति भंग होना, गति का भंग होना, रस के अनुकूल छद का प्रयोग होना, जिस रस में जो वाक्य दिया गया उसके अनुसार छद का प्रयोग होना चाहिए। जैसे दोहा है, सोठा है, करुण, ये क्या श्रृंगार करुण रस के होते हैं तो उसमें अगर सही मात्रा 16 और 15 पे नहीं लगाया गया तो वो क्या उसमें छद दोष आ जाता है। अभी उदाहरण देखते हैं। तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली पर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखाई। तथा पुत्री के बारे में दिया गया ये छद। ये तारंटक छद के 2 चरण हैं। जैसे तारंटक छद में प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 16 और 14 पे यति लगती है और कुल मात्राएं कितनी? 30 मात्राएं होती है। यहाँ पहले चरण में तो मात्रा ठीक है पर दूसरे चरण में जो है इसमें 16 और 12 पे यति लगी है अर्थात 28 मात्रा ही है तो ये क्या छद भंग हो गया। इस प्रकार दूसरे चरण की मात्राओं की संख्या क्या के अनुसार नहीं रहा। अभी ये देखते देखो इसमें ये अपन लगा के देखेंगे ना तो ये 16 और 15 पे यति, लेकिन सेकंड वाले में ये अपन मात्रा गिन के देखना तो पता चल जाएगा कि इतने पे नहीं होकर के इस पे 12 और 16 और 12 पे ही है। अर्थात इसमें क्या इसमें 16 और 12 पे, वैसे होना कितना चाहिए था 16 और 14 पे। ये तारंटक शब्द छद होता है उसमें क्या होता है तारंटक छद में यही होता है कि 16 और 14 पे और कुल कितनी 30 मात्रा होती है कुल, और इसमें कितनी इसमें तो 28 ही है तो फिर तारंटक छद हुए ही नहीं। कोई छद ऐसा नहीं है जिसमें 16 और 12 पे मात्रा होती है, 16 और 14 पे हो सकती है। अब और उदाहरण देखते हैं अपन नेक्स्ट ऐसे। ये देखो प्यारे के पा मुख मुरली नाद जैसा उन्हें पा, ये चरण मंद्रकांता छद का है जिसमें 4, 6 और 7 की यति से 17 वर्ण होते हैं। मंद्रकांता में कितने 17 वर्ण होते हैं। यह चौथा वर्ण पा है, यानी पाव के ये पाव और वव इन दोनों के बीच में यति आनी चाहिए थी, अर्थात ये पुलिस स्टॉप ये चिन्ह आना चाहिए, यति आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन यह क्या पाव दोनों को एक ही कर दिया गया है जिससे पहले यति पाव शब्द के बीच में पड़ती है। छद की यति शब्द के बीच में नहीं पड़नी चाहिए, इससे यति क्या यति भंग दोष हो गया। जैसे रस भंग है, यति भंग है, पति भंग है, ये सब दोष होते हैं। एक और इसी का उदाहरण देखते हैं नेक्स्ट कि गति भंग दोष का है। राम लक्ष्मण चले वनवासी, यह चौपाई छद का चरण है। किसका है? चौपाई छद का। इसमें चौपाई में हमें से 16 मात्राएं होती हैं। इस चरण में मात्राएं तो पूरी है पर इसमें क्या है चौपाई की धारा भांति पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सिंपल सा वाक्य होता है वैसे ही लग रहा है राम लक्ष्मण चले वनवास, यानी राम लक्ष्मण वनवास जा रहे हैं। इसके पीछे अगर एक और आती, इसके पीछे वाली जो लाइन आती पूरा दोहा आता तो ये बरोबर अच्छा से लगता है, दोहा की तरह पढ़ा जाता है। इसको चौपाई की तरह पढ़ पाते हैं अपन। इसमें चौपाई की गति नहीं है, यानी साधारण से वाक्य की तरह है। तो इसमें कौन सा दोष है? तो इसमें हुआ गति भंग। जिस गति से चौपाई को पढ़ा जाता है वो गति इसमें है ही नहीं, तो गति छद के परवाह या लय को कहते हैं, तो इसमें गति भंग दोष है।
अगर आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बताएं। ये इसमें जो उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के अलावा आज दिन तक कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन दूसरे उदाहरण से नहीं बना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। काव्य दोस्त में अगर ये क्लास देख लिया आपने, 1-2 बार देख लो, तो उसके बाद में आपको कुछ दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग बुकें खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बार फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में जो भी क्वेश्चन आए, इन उदाहरणों में से ही आए, इसके अलावा कोई नहीं आया है। तो आप इसको क्लास को एक बार अच्छे से ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट क्लास अपन रस पे बनाएंगे, काव्य के रस कौन कौन से रस हैं उसके ऊपर।